हाँ जी, हमने जो चैप्टर शुरू करना है इसका नाम है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। इस चैप्टर का पर्पस क्या है जी? इस चैप्टर का पर्पस क्या है? तो बेटा ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है, उसको कैसे इकट्ठा करना है, कैसे टोटल करना है। तो हाउ टू accumulate production cost in a factory। किसी भी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उनको कैसे एक्यूमुलेट करना है, टोटल करना है। ऑल्दो आपको वैसे पहले तो ये पता है कि फैक्ट्री की कॉस्ट को या प्रोडक्शन कॉस्ट को जमा करना हो तो हम 3-4 चीजें जमा कर देते हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच, जिसमें दो तरह के एफओएच होते हैं, वेरिएबल वाले। और जब हम ये कर लेते हैं तो अब इस चैप्टर का क्या मकसद है, एक्चुअली जब हम ये कर रहे होते हैं तो इसके पीछे बहुत सी assumptions होती हैं। assumption नंबर 1, जितनी प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे सारी वो सही बन जाएगी, कोई यूनिट जाया नहीं होंगे। assumption नंबर 2, जितनी प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे वो सारी की सारी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। assumption नंबर 3, अगर कुछ प्रोडक्शन जाया होगी तो उसमें जाया की भी दो कैटेगरीज हैं, नॉर्मल लॉस जो हमने पहले पढ़ा है, और कुछ एक्स्ट्रा लॉस होगा उसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो एक्चुअली जब आपकी प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ चीजें मुकम्मल हैं, कुछ नामुकम्मल हैं, कुछ जाया हैं, कुछ एक्स्ट्रा जाया है, ये मसाइल आते हैं तो ये फॉर्मेट फ्लॉप हो जाता है। ये फॉर्मेट वहां अप्लाई होता है जहां पे आपको ऐसा कोई मसला ना दिया हो। क्या मसला ना हो? जितनी प्रोडक्शन शुरू की सारी मुकम्मल हो गई, अब ये लग सकता है। जितनी प्रोडक्शन शुरू की उसमें से कुछ भी लॉस या सिर्फ नॉर्मल लॉस हुआ है, अगर आपका नॉर्मल लॉस भी हो और एक्स्ट्रा वाला है नॉर्मल लॉस भी हो, फिर ये फॉर्मेट फारेग है। तो हमने जो चैप्टर 1 में ये फॉर्मेट पढ़ा था, इसका मतलब है ये फॉर्मेट कुछ हालात में, ज्यादातर जब हो जाएगा, कुछ हालात में जब सारी चीजें रियल लाइफ वाली दे देगा तो ये फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है। उसमें ये भी है कि जो चीजें इनकम्प्लीट होती हैं उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? तो जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए या ओपनिंग आ जाए तब भी ये फॉर्मेट फ्लॉप है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मेट जो है ये वाला, ये एज्यूम करता है बहुत सी चीजें जो मैंने बताई नहीं थी। अब वो सारी जो एजम्पशन है उन एजम्पशंस को उड़ाने लगे हम अपने आप को और रियलिस्टिक ग्राउंड पे दिखाना चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे टोटल किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इस पूरे चैप्टर का ताल्लुक प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ है। सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन कॉस्ट आ भी जाए तो वो हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट तो बन सकती है, लेकिन इसका ये प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनेगी। समझ आ रही है बात आपको? एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? टोटल करना। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये सीखना है कि हमने जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको टोटल इकट्ठा कैसे करना है। तो बेटा दो सिस्टम होते हैं दुनिया में कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने के। कॉस्ट को टोटल करने के दो सिस्टम होते हैं, कॉस्ट एक्यूमुलेशन, मेरा ख्याल है डबल एम होता है। चलो, कॉस्ट एक्यूमुलेशन के दो सिस्टम है, स्पेलिंग चेक कर। एक का नाम है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक का क्या नाम है, और दूसरे का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। यानी आपने प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कैसे करनी है, किस तरह को कॉस्ट टोटल करनी है,
ये तो फॉर्मेट हमने पढ़ा था, ये फॉर्मेट हमें इस चीज की गाइडेंस बहुत ज्यादा नहीं देता था। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आप कॉस्ट जब एक्यूमुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट कैसे एक्यूमुलेट होगी और क्या डिफरेंस होंगे। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग उन इदारों में चलती है जहां पर कस्टमर के ऑर्डर के अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये पहला फर्क है इन दोनों में। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग उन तमाम इदारों में चलती है जहां पे क्या होती है, ऑर्डर बेस, कस्टमर ऑर्डर आएगा तो चीज बना देंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ये उन इदारों में चलती है जहां कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, प्रोडक्शन। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर डालडा घी बनाने वाली कंपनी जब डालडा घी बनाती है तो वो बनाई जा रही है, आए आ रहे मार्केट में है, सोफी, डालडा है, पल्लो और पता नहीं कौन कौन सा घी है, ये ऑयल है, ये सारे बनी जा रहे हैं और मार्केट में आ रहे हैं, कंपनी बना रही है। कंपनी इनकी कॉस्ट एक्यूमुलेट कैसे करती होगी वो अभी नहीं पता हमें। ऐसे तमाम इदारे जहां पर कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर प्रोसेस चलती है। जिन इदारों में ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे टेलर हो गया, जैसे कारपेंटर हो गया, फर्नीचर आपने ऑर्डर पे बनवाना, ऑर्डर पे फर्नीचर बनवाना, तो ये इदारे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ही फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चले, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है हर ऑर्डर में पिछले ऑर्डर से डिफरेंट होती है प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मींस हर ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर तो चीजें सेम होंगी लेकिन अगले हर ऑर्डर में चीजें, क्वालिटी, उनकी स्पेसिफिकेशन, कस्टमर फर्क बताएगा। यहाँ जो चीजें बनती हैं वो एक जैसी होती हैं, होमोजीनियस। डालडा का 5 किलो का घी का डब्बा जो मर्जी उठा लो जाके वहां से डिपार्टमेंटल स्टोर से, उसकी शक्ल सेम होगी, उसकी प्रिंटिंग सेम होगी, अंदर घी भी सेम ही होगा, ठीक है, वेट भी सेम होगा और प्राइस भी सेम होगी। तो हेट्रोजीनियस, और यहाँ प्रोडक्ट क्या होती है, क्योंकि यहाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज बनाई जाती है, कोई कस्टमर कुछ चाह रहा है, कोई कस्टमर कुछ चाह रहा है, तो चीज पिछले ऑर्डर से क्या बनेगी, डिफरेंट। यहाँ जो कस्टमर को सेल प्राइस चार्ज की जाती है हर ऑर्डर में हर कस्टमर से डिफरेंट सेल प्राइस चार्ज की जाएगी। और जिन इदारों में प्रोसेस कॉस्टिंग या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है वहां जो प्रोडक्ट बनती है उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड पहले से ही होती है, स्टैंडर्ड सेल प्राइस है। आप घर में जो ब्रेड लेकर आते हैं खाने पीने के लिए उसके ऊपर पहले से प्राइस प्रिंटेड है, और वो ब्रेड आपके ऑर्डर देने पे नहीं आई बल्कि वो तो पहले से बड़ी होती है, शॉप पे आप जाके परचेज कर लेते हैं। उसके बाद, यानी पहला फर्क क्या है, एक में ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरे में, एक में एक जैसी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, एक ऑर्डर में तो होंगी लेकिन अगला हर ऑर्डर जो होगा उसकी प्रोडक्ट पहले और पिछले ऑर्डर से क्या होंगी, यहाँ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होंगी, यहाँ जो है डिफरेंट सेल प्राइस होगी प्रोडक्ट की, यहाँ स्टैंडर्ड सेल प्राइस होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जिन इदारों में चलती है वो जॉब कॉस्ट शीट बनाती हैं ताकि टोटल कॉस्ट को इकट्ठा किया जा सके। जॉब कॉस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है जो वो बनाती है। और जो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करने वाले इदारे हैं वो प्रोसेस का टी अकाउंट बनाते हैं। हमें इससे गर्ज है बस। जॉब कॉस्ट शीट का क्या मतलब है, ये एक पेज बनाते हैं जिसके ऊपर, और हर जॉब के लिए अलग-अलग होता है। मसलन हर ऑर्डर का एक नंबर रखा जाता है जिसको कहते हैं जॉब नंबर। जब आपने एफओएच का चैप्टर किया था उसमें ये जॉब आया था, जॉब नंबर, जॉब नंबर 102, जॉब नंबर 103, जॉब नंबर, जॉब ऑर्डर को कहते हैं जॉब नंबर 103, ठीक है। आप क्या करते हैं, कंपनी जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करती है वो हर जॉब में मटेरियल, लेबर और एफओएच अलग-अलग ऐड करती है। किसी एक जॉब का मटेरियल दूसरी जॉब के अंदर मिक्सअप नहीं किया जाता, हर एक का मटेरियल डिफरेंट है। तो मिसाल के तौर पर टेलर के पास ये बच्चों का कपड़े सिलने आए हैं, ये खवातीन के सूट सिलने आए हैं, ये मर्द हजरात के सूट सिलने आए हैं, तो खवातीन का, मर्दों का और बच्चों का कपड़ा सेम होना जरूरी नहीं है, इवन उसके वर्कर भी सेम नहीं होते कई दफा। तो ये
हर जॉब की कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट की जा रही है। इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट बन रही है मैंने बड़ी रफ सी बनाई है, ये बड़ी लंबी चौड़ी सी होती है, पूरा एक सफ़ा होता है जिसके अंदर कुछ 6 तरह के मटेरियल हैं, 2-3 तरह की लेबर है, ओवरहेड्स हैं और जो खर्चा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो टेबल सा बना है इसको बोलते हैं जॉब कॉस्ट शीट। पेपर में जॉब कॉस्ट शीट इंडिपेंडेंटली नहीं आती। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि जॉब कॉस्ट शीट पे इंडिपेंडेंट सवाल आ जाए। हाँ, एफओएच के साथ मिक्स होके आ जाएगी, या वो जैसे कल आपने वो किया था, लर्निंग कर वाला सवाल किया था, उसके अंदर के जी एक ऑर्डर की वो निकालेंगे, बिड प्राइस निकाले, यानी जब भी आप किसी ऑर्डर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे पूरी कॉस्ट में, तो आपको नहीं पता चल रहा एक्चुअली आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं और आप उसके मुताबिक वो जो डॉक्यूमेंट टेबल सा बना रहे हैं और बनाते रहे, ये कल बनाया, वो जॉब कॉस्ट शीट कहलाता है। समझ आ रही है बात आपको? तो एक्चुअली इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता। अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आना है तो दो तरह से आ सकता है, याद रखिएगा। एग्जाम में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे अगर क्वेश्चन आना हो, जो कि पिछले अगर आप कोई 20 साल देख लें तो इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आपको किसी भी ऑर्डर की कॉस्ट या उसकी सेल प्राइस निकालने को कह सकता है। यानी आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी हो और शीट में हमने टोटल क्या करना हो, या तो ऑर्डर की कॉस्ट निकालनी हो और या फिर हमने ऑर्डर की क्या निकालनी हो, बिड प्राइस या बिड अमाउंट। ठीक है, और इसके लिए हमें कोई अलग टॉपिक सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई जगह पे आप कराए हैं या कराएंगे और जगह पे भी आएगा। इसके अलावा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में एंट्रीज हैं। हाँ, वो एंट्रीज अलग हैं, वो आ सकती हैं। तो ये एंट्रीज एक दो दफा आई हुई हैं 2009 से ऑनवर्ड, उसके बाद कभी नहीं आई। 2009 से पहले आती रही हैं, लेकिन एंट्रीज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की क्या आ सकती हैं, एंट्रीज। तो ये एंट्रीज जो है, ये जब हम एंट्रीज का चैप्टर करते हैं तब वहां करवाता हूँ। ये एंट्रीज अभी हमने पेंडिंग करनी है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में से जब सवाल आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में से जब सवाल आएगा तो वो आपसे ये कह सकता है कि प्रोसेस अकाउंट बनाओ और प्रोसेस की एंट्रीज करो। इसकी एंट्रीज में अकाउंट देख के करवा दूंगा, इसको हम पेंडिंग नहीं करेंगे। ये जो मैं टी अकाउंट बनवाऊंगा ना, आपको पता है लेजर अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट और, तो वो डेबिट क्रेडिट को देख के ही हम एंट्रीज इसकी तो कर लेंगे, फिलहाल इसकी पेंडिंग करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, और इसमें से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है तो हर दफा तकरीबन सवाल आता है। पिछली दफा प्रोसेस कॉस्टिंग में से इंडिपेंडेंट आया, इस दफा ये किसी के साथ मिक्स होके भी आ सकता है। चलें आगे चलते हैं। हमने अब क्या पढ़ना है, प्रोसेस कॉस्टिंग को मेन पढ़ना है। हमने मेन जो पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, प्रोसेस कॉस्टिंग। और उसमें मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बताना है कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग उन इदारों में फॉलो होती है जहां पर रेगुलर या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो इन इदारों में जो फैक्ट्री होती है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। फैक्ट्री को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और हर डिपार्टमेंट को प्रोसेस भी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारी एक फैक्ट्री है जहां पर 3 डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट गुजर के बनती है, तो आपको 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से गुजर के बनती है तो आपको कितने प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 3। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, इसी तरह प्रोसेस, अभी ये सवाल नहीं करवा रहा, वैसे गाइडेंस दे रहा हूँ। अब ये जो प्रोसेस का टी अकाउंट है, इसकी दो साइड है, एक डेबिट है और एक, डेबिट साइड को इनपुट साइड कहते हैं और क्रेडिट साइड को आउटपुट साइड कहते हैं। ठीक है, डेबिट साइड को क्या कहते हैं और क्रेडिट साइड को। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में 1000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई है जिसके ऊपर 50,000 रुपए का मटेरियल लगा है। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई है, 1000 यूनिट्स की, जिसपे जो मटेरियल लगा है, मटेरियल के सामने यूनिट्स लिखे हैं, 50,000 रुपए का मटेरियल लगा है, लेबर कॉस्ट लगी है 30,000 रुपए की, और एफओएच की कॉस्ट जो लगी है, एब्जॉर्ब आते हैं, वो 20,000। बल्कि मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, एफओएच एब्जॉर्ब। जी, अच्छा,
ये आप टोटल कर लेंगे, मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए। अगर कोई जाया ना हो, मिसाल के तौर पर, अभी वैसे होता नहीं, ऐसा होता है जाया भी होता है, कोई नामुकम्मल भी होता है। मिसाल के तौर पर इसमें से 800 यूनिट मुकम्मल कर दिए, कितने? 800 यूनिट कंप्लीट हो गए। 800 यूनिट कंप्लीट हो गए। जो यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं उसको कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? या एक्चुअल आउटपुट। और जितने नामुकम्मल यूनिट हैं उसको कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? तो 1000 में से 800 मुकम्मल हो गए और 200 क्या है? नामुकम्मल है। तो मिसाल के तौर पर ये आता है 80,000 और ये कितना आता है? 20,000। ऐसे ये सारा एज्यूम डाटा है। जो चीजें मुकम्मल हुई है ना, ये मुकम्मल चीजें और उनकी कॉस्ट अगले प्रोसेस में चली जाएंगी। जो चीजें नामुकम्मल है वो इसी प्रोसेस में रहेंगी अभी, क्योंकि उन पे काम होना है। जब चीजें मुकम्मल होती हैं तो इस प्रोसेस से आउट हो जाती हैं। एक प्रोसेस की आउटपुट अगले प्रोसेस की क्या होती है? इनपुट। एक डिपार्टमेंट की आउटपुट अगले डिपार्टमेंट की क्या होती है? इनपुट। बात समझ आ रही है आपको? तो प्रोसेस 1 की आउटपुट जो है वो प्रोसेस 2 की क्या है? इनपुट है। जी, प्रोसेस 2 जब इसको लिखने लगेगा तो प्रोसेस 2 जो है वो कैसे लिखेगा इसको? दो ही प्रोसेस बनाते हैं, टाइम कम है। प्रोसेस 2 वो जब ये चीजें रिसीव करेगा तो ये मुकम्मल चीजें होंगी या नामुकम्मल? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल होंगी? प्रोसेस 1 मुकम्मल करके दे रहा है, लेकिन प्रोसेस 2 ने अभी उसके ऊपर काम करना है। मसलन शलवार कमीज सी जानी है, तो प्रोसेस 1 ने शलवार कमीज का कपड़ा सिर्फ काटना है, सिर्फ कपड़े की क्या करनी है? कटिंग करनी है। तो 1000 शलवार कमीज का कपड़ा आया था, उसमें से 800 शलवार कमीज का कपड़ा इन्होंने पैटर्न के मुताबिक बाजू अलहदा काट दिए, शलवार अलहदा काट दी, कमीज अलहदा। अभी वो सी नहीं गई, लेकिन कपड़ा सारा उसका छोटे से छोटे ही, पॉकेट भी होती है ना, पॉकेट, इस पॉकेट का भी कपड़ा होता है, तो ये सारा छोटे से छोटा कपड़ा इन्होंने काट दिया। कितनी शलवार कमीज का कपड़ा कट गया? कटिंग हुई है अभी सिर्फ, बाकी कितने का नहीं कटा अभी? 200। तो जो जितना कपड़ा कट गया वो अगले प्रोसेस में चला गया, वहां पे होगी स्टिचिंग। वहां पे उसकी सिलाई मशीन पे क्या होगी? स्टिचिंग। तो होगा क्या? जब ये चीजें मुकम्मल करके इसको देंगे तो वो इसको प्रोडक्ट नहीं कहेगा, वो उसको रॉ मटेरियल समझेगा, वो इसको कहेगा मटेरियल रिसीव्ड। वो इसको क्या कहेगा? मटेरियल रिसीव या कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसेस। 800 यूनिट रिसीव किए और उनकी कॉस्ट कितनी है? 80,000। ये 800 यूनिट कपड़े रिसीव हुआ है, कपड़ा, खुला कपड़ा रिसीव हुआ है। अब इन्होंने इस कपड़े को सीना है, सीने के लिए धागा चाहिए, बुकरम चाहिए, और भी बहुत सी चीजें चाहिए। जब इन कपड़े को ये सिएंगे तो इसके ऊपर ये दारा भी मटेरियल ऐड करेगा कुछ। मिसाल के तौर पर 10,000 का मटेरियल ऐड हुआ है, जिसने सीना है दर्जी ने, उसको वेजेस देनी है, 40,000 रुपए की वेजेस लगी। और प्रोसेस 2 में और क्या होगा? मशीनें चलेंगी तो एफओच एब्जॉर्ब होंगे, मिसाल के तौर। तो लो जी, 800 जो ये शलवार कमीज थे इसके ऊपर जब कॉस्ट लगाई गई तो कितनी कॉस्ट लग गई? 80 जमा 10, 90, 90 और 40 एक 30, मेरा ख्याल है ये 50 बनता है। अब ये 800 पे काम हुआ है, लेकिन इसमें से 700 शलवार कमीज मुकम्मल होकर स्टोर में चलेगी। मिसाल के तौर पर दो प्रोसेस में काम होता है। दूसरे प्रोसेस से शलवार कमीज को क्या नाम है, सिलने के बाद और उसको पैक करने के बाद बेच दी अगले प्रोसेस में, तो 700 शलवार कमीज चली गई। बाकी जो नामुकम्मल शलवार कमीज है वो कितनी है? जो चीजें नामुकम्मल होंगी किसी प्रोसेस में उसको कहेंगे क्या डेफिनेशन होती है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की? इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री। तो अब इसमें से अगर ये 1.5 लाख हो, मिसाल के तौर पर हम ऐसे कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये जो है ये 15,000 है और ये 1,35,000, ऐसे ही मैं अज्यूम फिगर लिख रहा हूँ। तो ये आपका, ये जो चीजें हैं ये स्टोर में चली गई, इनको फिनिश गुड्स कहा जाएगा। ये फिनिश गुड्स के स्टोर में चली जाएंगी, तो ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये असल में क्या है? फिनिश गुड्स है, फाइनल। इससे पीछे पीछे वो फिनिश गुड्स नहीं थी, वजह ये है कि हर अगले प्रोसेस में उसने जाना है तो वो रॉ मटेरियल होगी। क्या ये फ्लो समझ आ रहा है आपको?
एक प्रोसेस की आउटपुट अगले की क्या है, उसने उसके ऊपर फर्दर कॉस्ट ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? तो ये आपने प्रोसेस 1 की प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूमुलेट किया है, या आपने प्रोसेस 2 की प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूमुलेट हुई है। इसमें डेबिट साइड तो छापा होती है, असल में जो आपको साइड पूरी करनी है, जो आपका काम है एज एन अकाउंटेंट, आपने कौन सी साइड को फॉलो फिलअप करना है, क्रेडिट साइड को। और ये ब्रेकअप दिया नहीं होगा, ये ब्रेकअप आपको करना होगा। जो मैंने ये कॉस्ट का ब्रेकअप इधर किया है, यूनिट तो दिए होंगे, लेकिन ये जो कॉस्ट का ब्रेकअप मैंने नहीं किया, 1, 35 और 15, ये आपको डिवाइड करना है। यही आपका काम है कि आपने ये तय करना कि हमने कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिसीव की थी, इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी हुई, जाया कितनी हो गई, नामुकम्मल कितनी है, ये सारा ब्रेकअप आपने करना है। जी समझ आ गई बेटा? चले, अब हमने इसको, मैंने इस चैप्टर को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो कैटेगरी वाइज हम पढ़ते हैं चैप्टर ये। तो इस चैप्टर की टोटल 4 कैटेगरीज हैं। टोटल कितनी कैटेगरीज हैं? और इनमें से तीसरी वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इस दफा लगता है कि चौथी आएगी, क्योंकि चौथी कैटेगरी नहीं आई कल, पिछली दफा भी नहीं आई, शायद उससे पिछली दफा भी नहीं आई। 4th कैटेगरी आएगी इस दफा पेपर में। कौन सी कैटेगरी? 4th। पहली कैटेगरी का क्या नाम है? प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग विद, इसमें क्या होगा, कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, कुछ चीजें मुकम्मल हो जाएंगी, कुछ चीजें जाया हो जाएंगी। अब जाया जो चीजें होती हैं वो 2 तरह के लॉस होते हैं। एक होता है रूटीन के मुताबिक, जिसकी आपको उम्मीद थी, नॉर्मल, और एक नॉर्मल से ज्यादा वाला कौन सा होता है? हमारे लिए अब नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन है जो नेग्लिजेंस की वजह से, जरूरत से ज्यादा लॉस होगा। अच्छा, इसमें नामुकम्मल चीजें नहीं होंगी। अगर आपने 10,000 यूनिट स्टार्ट किए, 9,000 मुकम्मल हो जाएंगे, 1000 का लॉस हो जाएगा। अब उस 1000 में नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल कितना है, वो वहां पे सवाल के मुताबिक पता चले। ठीक है, तो ये पहला केस है। दूसरा केस है, लॉसेस के साथ साथ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ जाता है। जैसे जैसे आप अगली कैटेगरी में जाते हैं तो पिछली कैटेगरी भी शामिल है उसमें। प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग, उसके बाद अगला प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। इसके अंदर 2 तरीके हैं करने के। एक होता है एवरेज कॉस्टिंग जब भी ओपनिंग आ जाए, और एक होता है फाइफो। फाइफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन और एवरेज कॉस्टिंग। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग इकट्ठे दोनों आ जाए तो ये मसला पैदा हो जाता है कि या फाइफो से करेंगे या एफको से। फाइफो से करने का मतलब है जो चीजें पहले से प्रोडक्शन प्रोसेस में होंगी वो पहले कंप्लीट होंगी, जो चीजें बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्ट की हैं वो बाद में कंप्लीट होंगी। एफको कहता है सारी चीजें इकट्ठी करो, इकट्ठी अच्छी मुकम्मल होंगी। चौथा क्या है जी? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, बल्कि लॉसेस शॉसेस भी इसमें आ सकते हैं, मेन उसका नाम रख ले प्रोसेस कॉस्टिंग विद ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये अलग चैप्टर भी है, प्रोसेस कॉस्टिंग विद ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। आई कैप की किताब में आई कैप की किताब के मुताबिक ये आप 3 चैप्टर कर रहे हैं। एक चैप्टर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे है, एक चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग पर है, और एक ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट पे। यानी ये जो पहली 3 कैटेगरी है इस पे आई कैप ने एक अलग चैप्टर बनाया है, चौथी कैटेगरी पर एक अलग चैप्टर बनाया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग विद ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट इस दफा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी अगर आप पहले ही 3 कैटेगरीज कर रहे हैं तो आप प्योर प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर करें एज पर द आई कैप बुक, और जब आप चौथी कैटेगरी कर रहे हैं तो आप एक अलग चैप्टर में घुस गए हैं। मैं इकट्ठा ही कराता हूँ सब कुछ ताकि को एक आप इसको एक ही चैप्टर समझें। हालांकि वैसे वो आई कैप ने अपनी किताब में इसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया, ये प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, अब हम कैटेगरी 1 स्टार्ट करने लगे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस। हाँ जी, जी बेटा। तो लॉस 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस
और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले इनमें फर्क देखेंगे, इनका ट्रीटमेंट का, फिर उसके बाद प्रोसेस अकाउंट में ये कैसे रिफ्लेक्ट होना है वो देखेंगे जी। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो प्रोडक्शन करने से पहले ही आपको पता है कि कुछ ना कुछ लॉस हो जाना है, ये परसेंटेज में होता है। तो नॉर्मल लॉस मींस, हाँ जी, नॉर्मल लॉस क्या, कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस मींस एक्सपेक्टेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले पता होता है कि यार कुछ ना कुछ लॉस होना है, ये लॉस प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट लॉस होगी। क्या लॉस होगी? प्रोडक्ट लॉस होगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जाया होंगी। तो नॉर्मल लॉस से मुराद है एक्सपेक्टेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस, नॉन कंट्रोलेबल लॉस। ठीक है, ज्यादातर एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड लॉस है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस मींस excess loss in addition to normal loss। नॉर्मल लॉस से ऊपर जितना लॉस होगा उसे हम क्या कहेंगे? मसलन आपने सोचा था, आपने मिसाल के तौर पर आपने सोचा था कि जनाब हम जितनी भी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, या पुराना आपका ट्रेंड ये है, जितनी भी प्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे उसका 10% नॉर्मल लॉस होगा, यानी कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होगा। लेकिन जब एक्चुअल लॉस को चेक किया गया तो पता चला कि एक्चुअल लॉस तो 150 यूनिट्स का हुआ है। कितने यूनिट्स का हुआ है? अब ये जो 150 यूनिट का एक्चुअल लॉस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसके हम दो टुकड़े करेंगे। इसमें से 100 यूनिट तक का जो लॉस होगा वो नॉर्मल ट्रीट होगा क्योंकि वो रेट के मुताबिक है, और ऊपर वाले 50 यूनिट को क्या ट्रीट करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। क्या बात समझ आ रही है? यानी एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा लॉस होगा जो कि ओवर एंड अबव होगा नॉर्मल लॉस के। ठीक है, समझ आ रही है? एक्चुअल लॉस 200 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, तो जितना नॉर्मल से ऊपर होगा उसको कहा जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ये इनका मीनिंग हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस मींस एक्स्ट्रा लॉस, एडिशनल लॉस, एक्सेस लॉस, एक्स्ट्रा लॉस भी कह सकते हैं। चलें, अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपने पढ़ी अकाउंटिंग अच्छी तो आपको पता होगा नॉर्मल लॉस को एज अ सेपरेट एक्सपेंस शो नहीं किया जाता। तो नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट एक्सपेंस। ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर छुपा हुआ होता है। सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना, ये अलहदा आपको नजर ही नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस या उसकी कॉस्ट आपको सेपरेट नजर नहीं आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एक्सपेंस, इट बिकम्स हिडन पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। और आगे अगर चले जाएं तो प्रोडक्शन कॉस्ट से किस में चला जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिडन पार्ट होता है। आप लोग पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ सेल का हिडन पार्ट होता है, हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाता है, हिडन बेसिस पे नजर नहीं आएगा आपको प्रोमिनेंटली। अब नॉर्मल लॉस जो होगा वो एज अ सेपरेट एक्सपेंस शो किया जाएगा। अब नॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट एक्सपेंस। हाँ जी, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सेक्शन होता है ना, वहां पर ये एज अ सेपरेट एक्सपेंस नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक्सपेंस के तौर पे, अब नॉर्मल लॉस के नाम से। सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, बैड डेट्स,
ऑडिटर की फीस, इस तरह आप सारे खर्चे लिख रहे होते हैं सेलिंग एडमिन ऑपरेटिंग में, उनके साथ आपको क्या नजर आएगा, एबनॉर्मल लॉस का एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा ये आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में नजर आएगा। नॉर्मल लॉस आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या किसी हेड के अंडर नजर नहीं आ रहा होगा, छुपा हुआ होगा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तीसरा फर्क, नॉर्मल लॉस की वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल में छुपा हुआ होता है। इसीलिए नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या करेगी, एबनॉर्मल लॉस की वजह से नहीं इंक्रीज करेगी। कॉस्ट पर यूनिट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बात समझ आ रही है? इसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, किसकी वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर देखें जी सेपरेट एक्सपेंस बनता है ना, इसीलिए वो कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट नहीं बनती। हाँ जी, ये मैं कौन सा पॉइंट समझाने लगा हूँ, पॉइंट नंबर 3 था मेरा ख्याल है। ये पॉइंट 3 के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी ने 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन शुरू की, ये प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी ने 1000 यूनिट की प्रोडक्शन शुरू की और उस पर जो कॉस्ट लगाई वो 18,000। कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है, 1000 यूनिट्स की, इसको कह देंगे इनपुट। और जो यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की उसकी कॉस्ट कितनी है, जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो 400 यूनिट्स का हुआ नॉर्मल लॉस। ओहो सॉरी, 400 नहीं, 40 यूनिट का हुआ नॉर्मल लॉस, बल्कि 100 यूनिट्स का हुआ नॉर्मल लॉस, 50 यूनिट का हुआ एबनॉर्मल लॉस, और जो असल में यूनिट बने, एक्चुअल आउटपुट बनी, वो कितनी बनी, मेरा ख्याल है 850। 850। अब आपने असल में ये जो 18,000 रुपए की कॉस्ट है, इसको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पहली बात है, ये बात मैं बता आया हूँ जी। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन होगी, नॉर्मल लॉस को इस 18,000 का कॉस्ट असाइन होके ये क्या सेपरेट एक्सपेंस बनेगा, बताएं। इस 18,000 में से नॉर्मल लॉस को क्या सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं। जब इसको सेपरेट रिकॉग्नाइज नहीं करना तो इसमें 18,000 नहीं जाना, 18,000 की कॉस्ट इसमें नजर आएगी एक्सपेंस के तौर पर, ये 18,000 रुपए की कॉस्ट इसमें नजर आनी चाहिए। इसमें क्यों नहीं नजर आएगी, क्योंकि इसको एज अ सेपरेट एक्सपेंस शो नहीं करना। इससे इम्पैक्ट फिर कहाँ पे आएगा, जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे ना, तो हम ऐसे निकालेंगे 18,000 रुपए की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट नहीं करेंगे। 1000 में से 100 का तो नॉर्मल लॉस हो गया, 100 यूनिट का क्या होगा, नॉर्मल लॉस माइनस करने का मतलब है इसके हिस्से में कॉस्ट नहीं आनी, इसके हिस्से में कॉस्ट। तो अब आप जो 18,000 रुपए की कॉस्ट 1000 यूनिट की थी ना, वो कितने यूनिट को चार्ज करनी है, जिससे आपकी कॉस्ट मेरा ख्याल है क्या आ जाएगी 20। अगर आप पैसा देना 18,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, तो आपकी कॉस्ट पता है कितनी आनी थी। अब ये 20 क्यों आ रही है, 20 क्यों आ रही है, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट है ना, नॉर्मल लॉस वाली यूनिट, उनकी कॉस्ट भी गुड यूनिट्स को चार्ज हो गई है। समझ आई, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट थी, हमने कॉस्ट उतनी रखी, लेकिन हमने कहा ये 1000 यूनिट की कॉस्ट नहीं, अब ये कितने यूनिट की कॉस्ट है,
900 850 नहीं 900 यूनिट की कॉस्ट, तो 900 यूनिट की कॉस्ट निकाली। एक्चुअली नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। अगर आप ऐसे ना करना चाहते तो फिर आप क्या करते, 18,000 डिवाइडेड बाय 1000 करके आपकी कॉस्ट पर यूनिट आती है 18। अगर 18 आती ना, फिर इसको भी कॉस्ट चार्ज करते, इसको भी चार्ज करते, इसको भी चार्ज करते। मैंने अब कॉस्ट क्योंकि इन दोनों को चार्ज करनी है, तो इन दोनों को मिलाए तो कितने यूनिट बनते हैं? नहीं समझ आ रही? और जवानों, जाग रहे हो सोते हो? जाग रहे? 100 माइनस किए हैं, उसकी समझ नहीं आई। आप 100 माइनस ना करें, आप डायरेक्ट ऐसे कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ आपको। आपने 18,000 रुपए की कॉस्ट किन किन को ट्रांसफर करनी है? एबनॉर्मल लॉस को और इन दोनों में शामिल करनी है ना, इसमें शामिल नहीं करनी। 50 यूनिट ये वाले, 850 ये वाले। 900 यूनिट्स आ जाएंगे। ये 900 वो यूनिट है, ये 900 वो यूनिट है जिनको कॉस्ट क्या करनी है, चार्ज करनी है, असाइन होनी है। ठीक है, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन करनी है। क्यों नहीं करनी कॉस्ट असाइन? क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देगी ये। अब आप देखें, इसको जब आप कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपए आएगी। समझ आ रही है? अच्छा, मिसाल के तौर पर इससे भी पहले आप आते हैं, तरतीब से चलते हैं, वन बाय वन। ये मैं अभी फिर मिटा रहा हूँ। अगर हमने इन सबको कॉस्ट असाइन करनी होती, हम अपने रूल पे ना चलते। अगर हमने इन सबको कॉस्ट असाइन करनी होती तो फिर मैं क्या करता? अगर हमने इन सबको कॉस्ट असाइन करनी होती तो मैं क्या करता? मैं फिर करता 18,000 डिवाइडेड बाय क्या करता? यही करना था ना मैंने। 1800 रुपए पर यूनिट इंटू 100 करता फिर मैं बाद में। 18 इंटू 50, 18 रुपए इंटू, सब में कॉस्ट आ जाती। ये तो पहली चीज थी। अगर 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 नॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन होनी होती तो फिर ये होना था, लेकिन ये ट्रीटमेंट करना नहीं हमने। हमने रूल पढ़ा है कि इसको तो कॉस्ट असाइन, तो फिर इन दो को कॉस्ट असाइन होनी है। 18,000 डिवाइडेड बाय क्या है, 50 जमा 850, 900। तो ये कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? अब जब आप 20 को इससे तरफ देंगे ना, 20 इंटू 50, तो ये 1000 इसके हिस्से में आ जाएगा। और मेरा ख्याल है 17,000 की कॉस्ट इसके हिस्से में आ जाएगी। चेक करें कैलकुलेटर पर। अगर आप 20 रुपए को इंटू, ये हमने नहीं करना, 20 रुपए पर यूनिट इंटू 1000 इंटू 50 यूनिट, और 20 रुपए पर यूनिट इंटू 850 यूनिट, बताओ कितनी आती है? 1000 और 17,000। और ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, जो मैंने वो 1000 वाला ट्रीटमेंट किया था भाईजान, ये सुन लें। 1000 वाला ट्रीटमेंट जो मैंने पहले किया था माइनस वाला, वो क्या है देखें। अकाउंटिंग अगर आपको अच्छी आती है तो आपको पता होगा। ये देखें, ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। हमने 1000 यूनिट की प्रोडक्शन शुरू, उसमें से नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का है? 100 यूनिट का। अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का है? 50। एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट की है? अब मैं इन दोनों को जमा करूं तो भी 900 आता है। इन दोनों को जमा करूं कितना आता है? और अगर मैं 1000 में से ये 100 माइनस कर दूं, 100 माइनस करने का मतलब है कि इसको मैंने कॉस्ट चार्ज नहीं करनी, तो फिर भी 900 नहीं आता। तो जब मैं 1000 में से 100 माइनस किया था, एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा था कि मैंने इन यूनिट्स को टोटल कॉस्ट असाइन नहीं करनी, तभी मैंने टोटल में से माइनस कर दिया उसको। ये किया बस। कान इधर से पकड़ लो या इधर से घुमा के पकड़ लो, भड़िया तो कान नहीं जाना है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट चलते हैं, या क्रेडिट साइड से जमा कर लें या डेबिट साइड पे पहले ही टोटल यूनिट है उसमें से सिर्फ नॉर्मल लॉस वाले माइनस कर दें, क्योंकि उनको कॉस्ट चार्ज नहीं करनी। ये तरीका जरा आसान लगता है मुझे, और बल्कि किताबों में भी यही किया होता है। टोटल यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस वाले माइनस कर दो ताकि उनको कॉस्ट चार्ज, और उनकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़े। एक्चुअली दो काम करने से, ये हरकत से दो काम होते हैं। एक तो माइनस करने से डिनोमिनेटर में से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। दूसरी हरकत क्या होती है, टोटल कॉस्ट में नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को असाइन नहीं करना चाह रहा। पता नहीं आपको मेरी बात ये समझ आई है कि नहीं?
मैं क्या ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, ये दोनों ट्रीटमेंट क्लियर हो रहे हैं। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन नहीं करनी, एज अ सेपरेट एक्सपेंस नहीं शो करना, एबनॉर्मल लॉस को शो करना है। नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, क्यों इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर में से वो माइनस कर देंगे, उनको छोड़ देना है, या छोड़ दें या माइनस कर दें। जो जैसे अगर हम 100 यूनिट को ना छोड़ते तो हमारी कॉस्ट 18 निकलनी थी, अब हमारी कॉस्ट कितने निकल रही है, इसका मतलब है कॉस्ट पर यूनिट कितने से बढ़ी, और वो 2 रुपए किस चीज का इम्पैक्ट है, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स का। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं क्या फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट पर यूनिट का, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो था टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय, नीचे मैं जो तरीका करूंगा वो वही वाला होगा, 1000 यूनिट की इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस करने का मतलब है इनको कॉस्ट असाइन नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है वो 900 खुद ही निकल आएंगे। फॉर्मूला यही होगा, इधर भी यही होगा। वजह यह है कि इसकी वजह से अब नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना, ठीक है। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को आपने इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जी भाई जान, ठीक है। काम हो जाए तो बात की बात है, अभी छोड़ दें, खानों पता है लोगों नहीं पता, तो हौसला रखो, ठंडी करके खाओ, दूसरी रिपीटर हो सारे रिपीटर में। यही बात ठीक है, अभी ठहर जाए भाई। आपको पता है, मुझे पता है, और आपको भी पता है, लोगों को नहीं पता ना। फिलहाल अभी हौसला रखें जी। अच्छा, तानू भी पता है कि मैंने पता है, तानू आप भी पता है, आगे चलिए। जी भाईजान, क्या बताया मैंने, नॉर्मल लॉस की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, टोटल कॉस्ट असाइन करेंगे या पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाएंगे, किसके अंदर नहीं करेंगे, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो, नॉर्मल लॉस का क्या इंपैक्ट आएगा, और बस मुझे फॉर्मूला ना बताओ यार, ये बताओ क्या इंपैक्ट आएगा नॉर्मल लॉस का। फिर क्या करेंगे, और यार सीधी सीधी गल कर, तू पता नहीं घुमाई जाना है मैनू, तो क्या ऐसा जी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी और नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज, इसके हिस्से में कोई कॉस्ट नहीं आनी, सीधी गल कर, घुमाई जाना है, वो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी सर उसकी वजह से। बढ़नी कैसे, कोई अगली बात है, वो तो मैंने पूछा नहीं फॉर्मूला, मैंने कहा बताओ क्या इंपैक्ट आएगा, आप कहें नॉर्मल लॉस की वजह से हमेशा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, और जब वो बढ़ेगी तो उसके हिस्से में कॉस्ट नहीं आनी, क्योंकि उसका इंपैक्ट आ चुका है पर यूनिट कॉस्ट में, बाकियों के हिस्से में कॉस्ट ट्रांसफर होगी, उसके हिस्से में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ चुकी है। नहीं समझ आ रही, नॉर्मल लॉस विल इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट, नॉर्मल लॉस विल इंक्रीज, और इंक्रीज होकर ही निकली है ये 20 रुपए, 18 से 20, तो नॉर्मल लॉस विल इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट बट एबनॉर्मल लॉस विल नॉट इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट। एबनॉर्मल लॉस को एज अ सेपरेट एक्सपेंस शो करना है, ये नजर आ रही है उसकी कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस की। चलो आगे चलें, एक और बात मैंने पूछनी है अब आपसे, अब आपने अपनी कॉमन सेंस से बतानी है, आपने अपनी किससे बतानी है, कॉमन सेंस से बतानी है जी, कॉमन सेंस से बतानी है, ये मैं मिटा रहा हूँ, या चलो लिखा रहने देते, इसी के साथ नीचे ही मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिसकी अकल काम करे वो हाथ खड़ा कर दे, सब नहीं बोलेंगे। कंपनी ने 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, जिसकी कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 18,000, कितनी कॉस्ट थी, 18,000, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कंपनी ने स्टार्ट की, ये प्रोसेस है मिसाल के, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का हुआ,
नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ? 100 यूनिट्स का। एबनॉर्मल लॉस वही एग्जांपल है सारी, वो हुआ 50 यूनिट्स का। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है? 50। और एक्चुअल आउटपुट कितनी है? एक्चुअल आउटपुट 850 यूनिट। कैलकुलेटर दिखाओ भाई जवान। हाँ जी, अच्छा जी। हमें पता है कि इनको कॉस्ट असाइन होनी है, इनको कॉस्ट असाइन होनी है, यही पता है ना हमें। वो आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट है ये स्क्रैप हो सकते हैं या ये स्क्रैप हो जाएंगे या स्क्रैप हो जाते हैं। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट कबाड़िए को हम 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं। क्या बात समझ आ रही है? नॉर्मल लॉस वाले यूनिट हम कबाड़िए को किस हिसाब से? 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम इसे 900 रुपए के बेच सकते हैं। कॉस्ट तो इनको असाइन नहीं होनी, लेकिन ये 9 रुपए के हिसाब से कबाड़िए को बिक सकते हैं। अब इससे मुझे ये बताएं कि जो आपने नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ानी थी, बढ़नी थी कम होनी थी? 900 रुपए खर्चा हो रहा है कि रिकवरी हो रही है? पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का स्क्रैप है ये असल में नुकसान की थोड़ी सी तलाफी है, नुकसान की थोड़ी सी रिकवरी है। क्या बात समझ आ रही है? हमने कहा था कि हम 18,000 की जो कॉस्ट है इसको डिवाइड करेंगे 900 यूनिट, तो हमारा जवाब कितना आ जाता है? अगर आप अब भी ये करते हैं तो वो जो रिकवरी ऑफ द लॉस है थोड़ी सी, वो रिकवरी तो इसमें एडजस्ट ही नहीं हुई, वो रिकवरी तो एडजस्ट ही नहीं की। अब आपको जब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का स्क्रैप आ जाए तो एक्चुअली फिर आपको क्या करना पड़ता है कि इसको इसके साथ अटैच करना पड़ता है कि जनाब हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 18,000 नहीं है। 18,000 रुपए में से 900 रुपए तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट ने खुद रिकवर कर लिया बिक के। बाकी कॉस्ट क्या बची? बाकी कितनी बची? 17,100। क्या बात समझ आ रही है? वो जो नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़नी थी ना वो बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बढ़नी थी, क्योंकि नॉर्मल लॉस ने खुद अपनी रिकवरी दे दी है। कबाड़िए को बिक के थोड़े से पैसे आपको रिसीव हो गया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? कि नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को कॉस्ट चार्ज नहीं होनी, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट की वजह से इनकी कॉस्ट बढ़नी है, लेकिन हम उतनी ही नहीं बढ़ाएंगे जितनी पहले बढ़ा रहे थे। अब आपने 18,000 को डिवाइड बाय 900 नहीं करना, आपने क्या करना है? आपने कहना है हमारी टोटल कॉस्ट 18,000 है जिसमें नॉर्मल लॉस वाले यूनिट की भी कॉस्ट है, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट की भी कॉस्ट है, लेकिन हमने उस नुकसान में से थोड़ा सा नुकसान जो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट की कॉस्ट है थोड़ा सा नुकसान रिकवर कर लिया। हमारी जो बाकी कॉस्ट बच गई जो हमने इनको चार्ज करनी है वो 17,000 कितनी है? 100 रुपए। 17,100 है। 1000 यूनिट थे जिसमें से 100 को चार्ज नहीं करनी, तो 900 यूनिट को हमने अब 18,000 की कॉस्ट चार्ज करने की बजाय कितनी चार्ज करनी है? 17,100। क्या बनती है? 20 से कम आई है, बताओ क्यों? क्योंकि नुकसान में से कुछ नुकसान रिकवर जब हो जाए ना तो उस नुकसान का इम्पैक्ट कॉस्ट पर यूनिट पे उतना नहीं आता जितना पहले आ रहा था। जरूरी थोड़ी है कि ये नुकसान वाले यूनिट बिके, नहीं बिकेंगे तो नहीं आएगा, अगर ये बिक जाएंगे तो बिकने से आपकी टोटल कॉस्ट में रिडक्शन आएगी। टोटल कॉस्ट में क्या आएगी? तो अब ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था ना इसमें बस एक चीज ऊपर ऐड और करनी है। तो टोटल कॉस्ट में से नीचे आपने टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस किए हैं, ऊपर टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का स्क्रैप, अब नॉर्मल वाले नहीं, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का क्या एडजस्ट करना है? स्क्रैप एडजस्ट करना है। तो ये चौथा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, चौथा डिफरेंस है वो, लेकिन मैंने इसी फॉर्मूले के अंदर लिख दिया है। वो चौथा डिफरेंस क्या है? स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या होगा?
लॉस वाले यूनिट बिक भी तो सकते हैं। तो स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस विल डिक्रीज कॉस्ट पर यूनिट। नहीं, एबनॉर्मल लॉस के केस में पर यूनिट कॉस्ट पे इंपैक्ट ही नहीं होना। हाँ जी बिल्कुल, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट भी रिकवर हो सकता है लॉस। डिनोमिनेटर में वो है कैसे, आप बताओ बताओ कैसे करना चाह रही हैं। एक मिनट ठहर जाओ भाई जवानो जी, बताओ क्या बताएं, फिगर बोले बेटा, आपके जेहन में फिगर बोलो ना, इनमें से फिगर उठाओ बताओ जी। ये 900 में तो 1000 में वो पहले ही शामिल थे। निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, इनको कॉस्ट चार्ज नहीं करनी इसीलिए निकाल देंगे। ठीक है, इनको कॉस्ट चार्ज नहीं करनी। अब आप ऐड करने का कह रही हैं, मैं तो ऐड कर ही नहीं सकता, लेस करने या नहीं करने ये पूछना जैसा सवाल गलत है आपका, इसीलिए मैंने आपसे क्या फिगर बताएं। आपका सवाल गलत है। ऐड वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने तो आपसे कहा था यह 1000 में से 100 माइनस होंगे। जी सेल हो गई और को पड़े हुए की तो नहीं रिकवर होगी, बिकेंगे तो आएगी। अच्छा, और लेकिन बिकेंगे जुम्मा बाजार इतवार बाजार में, नॉर्मल बाजार में नहीं बिकेंगे। ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट का भी स्क्रैप हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट का भी क्या हो सकता है, अब वो उसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। उसका कहाँ इंपैक्ट आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखने लगेंगे, मिसाल के तौर पर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है कितनी थी, ऊपर हमने निकाली थी। हाँ चलो, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है 1000 रुपया। कितनी कॉस्ट है, 1000 रुपया, और 50 यूनिट थे उसके। कितने यूनिट थे, एक यूनिट का स्क्रैप 9 रुपया है, और स्क्रैप नॉर्मल एबनॉर्मल वाला सेम होना है। इसका मतलब है 1000 में से 450 अगर रिकवर हो जाए तो असल फिर लॉस 1000 नहीं काउंट होगा, 550 होगा। तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप, एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप क्या करेंगे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जब हम एबनॉर्मल लॉस लिखने लगेंगे तो वहां पर डिडक्ट किया जाएगा, वहां पर इसमें से क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट करके जो नेट लॉस बचेगा ना वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। मतलब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखने लगे थे एबनॉर्मल लॉस 1000 रुपए का मिसाल के तौर, और स्क्रैप उसका कितना है जी, वो 450 है, तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो असल लॉस लिखेंगे नॉन रिकवरेबल वो कितना है, 550। जो रिकवर नहीं हुआ वो लॉस है। अब ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें फजूल है आपके लिए, अगर आपने इनको याद नहीं रखना। फिर आपने याद क्या करना है, फिर मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, आप अंधाधुंध रट्टा लगा लेंगे, ठीक है, जिंदगी आपकी चल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि बाद में आपने गोलू मोलू से सवाल पूछने होते हैं। इसीलिए मैंने ये बातें बता दी हैं कि जब आपको कोई एम्बिग्विटी हो आप इधर आकर देख लें कि मैंने क्या डिफरेंस बताए। नॉर्मल लॉस के और एबनॉर्मल लॉस के मैंने टोटल 4 डिफरेंसेस बताए हैं। पहला डिफरेंस क्या था कि नॉर्मल लॉस को सेपरेट कॉस्ट असाइन, नहीं, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस है, प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको पता होता है कि कुछ परसेंट लॉस हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा लॉस है, नॉर्मल लॉस की सेपरेट कॉस्ट असाइन नहीं करनी है, एबनॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस शो करना है। नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ेगी। नॉर्मल लॉस के स्क्रैप की वजह से कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी सी गिरेगी, थोड़ी सी गिरेगी। एबनॉर्मल लॉस की वजह से स्क्रैप, उसके स्क्रैप की वजह से कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं गिरेगी, लेकिन उसका अपना ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और ठीक है। अच्छा, अब आ जाए ये सारा जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है इसका हमारे प्रोसेस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका जो प्रोसेस अकाउंट है उसका फॉर्मेट बना ले, लिखिए जी मेरे साथ। पेपर पॉइंट से अगर आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, मैं हमेशा 2 प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा, तो आपने ये फॉर्मेट याद रख लेना।
पेपर पॉइंट से। अब वो हमने डिफरेंस तो बता दिया आपको, समझ आपको आया कि नहीं आया, ये अब आपकी किस्मत। और आपने पूछा भी नहीं कोई सवाल, जिसका मतलब है कि आपको या समझ आ रहा है या नींद आ रही है, दोनों में से कोई एक काम है। हाँ जी, जी जी पूछें। किधर? वहां पे? हाँ कर सकते हैं, नेट इफेक्ट भी जा सकता है, जाना ही बल्कि नेट इफेक्ट है। हाँ जी, ये प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बना लें जनाब। इसको देख देख के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। डेबिट साइड पे दो कॉलम होंगे, एक यूनिट्स का और एक रुपीस का। क्वांटिटी का यानी और रुपीस का। मिसाल के तौर पर मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, कई दफा यहाँ लीटर केजी शेजी भी हो सकता है। ये साइड शो करेगी कि आपने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन शुरू की है, और जो प्रोडक्शन शुरू की है उसकी कॉस्ट क्या है। अब ये फॉर्मेट मेन आपने याद रखना है। जी जी, डेबिट साइड पर इनपुट लिखेंगे। डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? इनपुट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या कोई भी एक्सपेंस और दे दे क्वेश्चन में। प्रोडक्शन ओवरहेड्स या एफओएच, एब्जॉर्ब। यूनिट्स इसके सामने लिखेंगे और इनके सामने कॉस्ट लिख देंगे। यूनिट्स मटेरियल के सामने लिखने हैं कि हमने इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मटेरियल पुट किया, ठीक है। यूनिट सिर्फ एक ही दफा लिखने हैं मटेरियल के सामने। इसका मतलब क्या है कि आपने यूनिट्स 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करने पे मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, और क्या लगाया? एफओएच लगाया जी। डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, यूनिट्स का टोटल कॉस्ट को नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, अभी डबल लाइन नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखेंगे। अगर तो उनकी स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखी हुई, नहीं दी हुई, तो डैश डाल देना। अगर नॉर्मल लॉस वाली यूनिट की स्क्रैप दी हुई है तो वो लिखें, ताकि वो इसमें से माइनस हो सके। तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट जब भी प्रोसेस की क्रेडिट साइड पर आएंगे तो वो एज एन इनकम नहीं आ रहे, बल्कि वो इस कॉस्ट की रिकवरी के तौर पर आ रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखने क्रेडिट साइड पर, और किस वैल्यू पे लिखने हैं? स्क्रैप वैल्यू पे लिखने हैं। अगर आप उसको स्क्रैप वैल्यू पे लिखेंगे तब ये फॉर्मूला कॉस्ट पर यूनिट का पूरा होगा। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय क्या है? कोई बता सकता है इसमें से टोटल कॉस्ट कौन सी फिगर है? टोटल कॉस्ट कौन सी फिगर होगी? ये वाली डेबिट साइड पे, और ये टोटल इनपुट यूनिट ये वाले हैं, ठीक है। माइनस नीचे से यूनिट माइनस करने, ऊपर से स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, वो जो प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे आ रहा है। स्क्रैप यूनिट में से यूनिट माइनस करने हैं, और स्क्रैप इसमें से माइनस करना है कॉस्ट में से, ठीक है। तो वो आपने माइनस कर देना है नीचे से ये यूनिट्स, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। अगर आप ये क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे स्क्रैप और यूनिट, तो ये फिर सही कॉस्ट नहीं आएगी। अगर स्क्रैप है ही नहीं फिर एक अलग बात है, फिर यहाँ पर डैश डाल देंगे। लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू है तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे स्क्रैप पे इसलिए लिखना है ताकि कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी कम हो सके। इसके बाद एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स दिए होंगे। क्या दिए होंगे? एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स दिए होंगे।
लेकिन इसकी ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगी, ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगी। अब आप अपनी प्रोसेस की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये टोटल कई दफा टैली नहीं करता यूनिट्स का, पहले यूनिट्स का टोटल टैली करना है। तो अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आ जाए, डिफरेंस किस साइड पर आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपके कुछ यूनिट एक्स्ट्रा लॉस में जो आपने नहीं लिखे, तो वो यहाँ पे डिफरेंस जो आ जाएगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट आ जाएंगे और उनकी कॉस्ट नहीं होगी। यानी अगर आपके ये यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर है, टोटल यूनिट्स में से ये वाले माइनस करेंगे, ये वाले माइनस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड पे कोई डिफरेंस बच जाता है तो वो डिफरेंस क्या शो किया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, और उसकी ये कॉस्ट नहीं होगी, ना एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट होगी, ना यूनिट्स कहां से आए, ये वाले ये यूनिट्स कहां से आए, बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस से। ठीक है, क्रेडिट साइड पे जब भी डिफरेंस आएगा, अगर एक्चुअल आउटपुट दी हुई है और नॉर्मल लॉस के यूनिट भी लिख दिया तो बाकी ये एबनॉर्मल लॉस होगा। अब आपने ये जो कॉस्ट पर यूनिट ही निकाली होगी, ये वाली, ये जो कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसकी मदद से अब आप क्रेडिट साइड को फिल करेंगे। तो मैंने जो क्रेडिट साइड पे सवालिया निशान लगाया, इसका मतलब है ये कॉस्ट रेडीमेड नहीं दी होगी, आपको निकालनी पड़ेगी वर्किंग वन के बाद। जी, ये कैसे आएगी क्रेडिट साइड, जो भी कॉस्ट पर यूनिट आपने नीचे वर्किंग में निकाली है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स के साथ, और ये फिगर आपकी आ जाएगी। तो कर लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट जो आई है वर्किंग से, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉस्ट पर यूनिट कहां से आई है, अगर कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालेंगे तो क्रेडिट साइड फिल नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी आपकी, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स के साथ। ठीक है, जब आपसे को पूछे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड क्या शो कर रही है, तो आप ये बात बोलिएगा कि नॉर्मल लॉस वाले यूनिट प्रोसेस की क्रेडिट साइड पर इसलिए आ रहे हैं कि एक तो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कबाड़िए को बेचने हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे आने का मतलब है प्रोसेस अकाउंट से आउट हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। ठीक है, आउट होके कबाड़िए के पास। एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट क्या हो रहा है, ये प्रोसेस वन से आउट होके प्रोसेस टू में। अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट क्या है, आउट होके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो होंगे। समझ आ रही है, लेकिन ये कबाड़ी को जितने के बिकेंगे वो माइनस प्लस करके बाकी लॉस आपने शो करना है। तो ये वाले भी यूनिट कबाड़ी को बिकने हैं, लेकिन इन्होंने यहां से निकल जाना है। जो भी चीज प्रोसेस की क्रेडिट साइड पर आ रही है, समझ लो वो आउट हो रही है, इसमें से क्या हो रही है, ये प्रोसेस टू में चली जाएगी। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, एक्चुअल आउटपुट के आगे क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। ये प्रोसेस वन मुकम्मल हो गया, ये इसका फॉर्मेट। अब प्रोसेस टू बना रहे हैं। अब ये फॉर्मेट ऐसे बनेगा, मोस्टली 99% केस में ये फॉर्मेट ऐसे ही होगा प्रोसेस वन का। प्रोसेस टू का क्या फॉर्मेट होगा, जितने भी सवाल आप करेंगे ये फॉर्मेट आप सामने रख लें तो सवाल छापने आपने, आपने अपनी अकल का इस्तेमाल कम करना होता है, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अकल थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी है। ये ना हो कि क्वेश्चन में 4 मटेरियल दिए और आप क्या सर ने तो यहाँ एक मटेरियल लिखा है तो उन 4 दा में की करा। तो इतनी अकल आपने इस्तेमाल कर लेनी है कि अगर 4 मटेरियल है तो चारों लिखने हैं प्रोसेस की डेबिट साइड पर। अगर लेबर 4 तरह की है तो चारों लिखनी है। कई दफा वो क्या करता है इस चैप्टर में, लेबर को और एफओएच को इकट्ठा लिख के दे देता है। इन दोनों को अगर इकट्ठा दिया होगा सवाल में तो लिखा होगा कन्वर्जन कॉस्ट। क्या लिखा होगा, अब आप कन्वर्जन कॉस्ट दी और आप ढूंढते रहे सर जी लेबर ही कोई नहीं है, सर जी एफओएच ही कोई नहीं है, की करिए, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर कोई हाल नहीं हमारा, मेरे समय ताड़ा भी नहीं हुआ। अच्छा, ये ना जी, वो अभी दे सकता है, दे सकता है, देने को क्या है, आई कैप से कोई चीज बैध नहीं है। आपके दिमाग में जो बात आ रही है वो भी दे सकता है, जो नहीं आ रही वो भी दे सकता है। ठीक है। और चलो ऐ भी कदी कदी गुस्सा कर जाना है, वो कहना है मैं ना हिला, थक गया है। वो मैंने डाटा ज्यादा लिख दिया ना ऊपर, ये एक ही सफे पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया तो दिमाग खराब हो गया। देखा, ये देखें इतना ज्यादा लिखा है,
ओ शुरू किया ऊपर से, तो अब कहता है बस करो ये मास्टर, आगे चल अगले सफे पे। प्रोसेस 2, हेलो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी। हाँ जी, और तुसी ते लेना लाओ। हाँ तुसी वेख दो मास्टर खेलदा पिया। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। चलो तुम ही मुझे बड़ा ही चावल है जी। चल तेरी मेहरबानी यार, काम काम कर लेंगे, बच्चे हंसते ने। चल हाँ जरा, बंद, चल, बंद करो। ठहर जो 1 मिनट जरा, इसको सांस ले लेने दे। हाँ जी चलें जी, काफी हद तक ठीक है, सही लाइनें बन गई हैं। ये अब हम कौन सा प्रोसेस बना रहे हैं? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 से सिर्फ प्रोसेस 1 की सिर्फ एक फिगर इधर ट्रांसफर होनी है। ये जो एक्चुअल आउटपुट थी प्रोसेस 1 की, ये यहाँ पे रिसीव होगी, वो इसको कहा कहेगा इनपुट के अंदर लिखा जाएगा, और किस नाम से लिखा जाएगा? मटेरियल रिसीव्ड के नाम से। तो इनपुट लिखेंगे इसमें, और मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1। मटेरियल रिसीव, इसको कॉस्ट रिसीव भी कह देते हैं कई दफा। मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, यूनिट भी वहीं से उठाने हैं, कॉस्ट भी वहीं से उठाने। प्रोसेस 1 बनाए बगैर ये नहीं आ सकती अमाउंट, तो मटेरियल रिसीव्ड। उसके बाद प्रोसेस 2 कुछ मटेरियल खुद ऐड करेगा, मटेरियल एडेड, लेबर कॉस्ट एडेड, हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट एडेड प्रोसेस 2 में, लेबर कॉस्ट एडेड इन प्रोसेस 2, और तीसरी चीज क्या होगी? एफओएच, एब्जॉर्ब की कॉस्ट एडेड। ये जो एडेड कॉस्ट है प्रोसेस 2 में, ये प्रोसेस 2 ने ऐड की है उस उन्हीं यूनिट्स पे जो उसको रिसीव हुए थे, कहां से? प्रोसेस 1 से। उसके बाद इसमें भी क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस आएगा, प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आएंगी। अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो वो आएगी, ठीक है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू के और भी नाम होते हैं, स्क्रैप वैल्यू को डिस्पोजल प्राइस भी कहते हैं, डिस्पोजल प्राइस। इसी स्क्रैप वैल्यू को नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एनआर। तो ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये इन नामों से आ सकती है, डिस्पोजल प्राइस या एनआरवी। परेशान नहीं होना, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को स्क्रैप पे लिखना है।
उसके बाद एक्चुअल आउटपुट आपने लिखनी है, उसके यूनिट्स होंगे लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं होगी। अब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यूनिट्स का टोटल करेंगे, कॉस्ट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड पे कई दफा आप यूनिट्स का टोटल करेंगे तो ये टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। कई दफा क्रेडिट साइड का टोटल क्या होगा, अगर डेबिट साइड का ज्यादा था तो मैंने डिफरेंस लिख दिया था एबनॉर्मल लॉस। कई दफा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो जो डिफरेंस है उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या कहते हैं उसको, एबनॉर्मल गेन। तो वो एबनॉर्मल गेन इधर आ जाएगा, ये बॉटम पर इस टोटल के नीचे। ये बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस का उल्ट है, एबनॉर्मल गेन। यूनिट्स प्राइस भी आएगी लेकिन बाद में, अभी नहीं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अब गौर से सुन लें। ये एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रीटमेंट तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये भाईजान पूछ रहे थे, मैंने कहा था हौसला रखो यार, ठंडी करके खाओगे। होता क्या है, अगर अगर एक्चुअल लॉस कंपनी के एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो, एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो, तो एक्स्ट्रा लॉस जितना भी होगा, एक्स्ट्रा लॉस जितना भी ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। और ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा होता है। अगर अगर एक्चुअल लॉस कम हो जाए जितना आपको एस्टिमेटेड था, क्योंकि एस्टिमेट गलत भी तो हो सकता है ना, एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस क्या हो जाए, जितना कम होगा उसका मतलब है प्रोडक्ट उतनी ज्यादा बन गई है। एक्चुअली नॉर्मल लॉस जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे कम हुआ है, हमने यहाँ पर एस्टिमेटेड रेट पे लिख दिया होता है। ये जो आपने नॉर्मल लॉस लिखा है ये एस्टिमेटेड रेट पे लिखा होता है, किस पे लिख दिया होता है। अब वो लॉस उतना हुआ नहीं, उतनी तो एक्चुअल आउटपुट ज्यादा बन गई है, जिस वजह से आपकी क्रेडिट साइड ओवरस्टेट हो जाती है। क्या हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं क्रेडिट साइड पे ये लिखूं, मिसाल के तौर पर हमने सोचा था कि नॉर्मल लॉस 100 यूनिट का होगा। कितने का होगा, और हमारी जो एक्चुअल आउटपुट होगी वो होगी 900 यूनिट की। मिसाल दे रहा हूँ, इनपुट कितनी थी। होता क्या है कि असल में हमारा एक्चुअल लॉस 80 यूनिट का होता है। कितने यूनिट का एक्चुअल लॉस होता है, 80 यूनिट का, और ये 920 बन जाते हैं। अब मैंने तो जो नॉर्मल लॉस लिख दिया वो तो एस्टिमेटेड रेट पे लिखा होगा, जिस वजह से होगा क्या, मुझे यहाँ 80 लिखना चाहिए था, लेकिन हम नॉर्मल लॉस को एस्टिमेटेड रेट पे ही लिखते हैं। जो 20 यूनिट का फर्क आ जाता है, ये जो 20 यूनिट का फर्क आता है, उस 20 यूनिट को यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है, जब भी एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से कम हो, हमने कम नहीं करना, हमने एस्टिमेटेड पूरा ही लिखना है। नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड रेट पे लिखना है। जब आप नॉर्मल लॉस को एस्टिमेटेड रेट पे लिखेंगे तो ये मसला पैदा हो जाएगा कि डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, गेन का मतलब होता है कि जो यूनिट नुकसान होने थे वो नुकसान नहीं हुए, नुकसान बच गया है, नुकसान फायदा हो गया। लेकिन ये नुकसान हर दफा नहीं बचेगा, वो शायद इस दफा अच्छा मटेरियल क्वालिटी का आ गया हो, लेबर की तनख्वाह में आपने इंक्रीमेंट लगाया हो तो खुशी खुशी काम किया उन्होंने। तो ये मसले मसाइल, ये एक्सेप्शनल केस होता है। हम एबनॉर्मल लॉस की वजह से, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट हिट नहीं करते, तो एबनॉर्मल गेन की वजह से कॉस्ट पर यूनिट भी हिट नहीं होगी। एबनॉर्मल लॉस एज अ सेपरेट एक्सपेंस आता है, एबनॉर्मल गेन एज अ अदर इनकम आएगी हमारी इनकम स्टेटमेंट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एबनॉर्मल लॉस के बिल्कुल ऑपोजिट है एबनॉर्मल गेन। आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन आया है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि हमने नॉर्मल लॉस हमेशा एस्टिमेटेड रेट पे निकला। अगर हमने ये एस्टिमेटेड रेट से ना लिखा तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम ज्यादा हो जाएगी एबनॉर्मल गेन की वजह से। तो आपने नॉर्मल लॉस को लिख दिया, नॉर्मल लॉस लिखा, एक्चुअल आउटपुट लिखी, तो क्रेडिट साइड ओवरस्टेट होगी। तो जब भी क्रेडिट साइड ओवरस्टेट होगी, जब भी क्रेडिट साइड क्या होगी, एक्सेस होगी या ओवरस्टेट होगी, तो डिफरेंस डेबिट साइड पे जो आएगा वो एबनॉर्मल गेन कहलाएगा। अब बच्चे ये पूछते हैं मुझसे, क्योंकि बोले होते हैं बच्चे, मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या हमेशा प्रोसेस 2 में ही एबनॉर्मल गेन आएगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 2 में भी आ सकता है। प्रोसेस मैंने क्योंकि पहले बताया नहीं था, मैंने तो सारी कहानी किसकी सुनाई थी, एबनॉर्मल लॉस की, तो इसीलिए एबनॉर्मल गेन की मैं कहानी बहुत डिटेल नहीं बताता, बस इतना बताता हूँ कि इट इज ऑपोजिट ऑफ एबनॉर्मल
लॉस, एक्स्ट्रा लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस, कम लॉस हो जाए एस्टिमेटेड से तो एबनॉर्मल गेन। ट्रीटमेंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ सवालिया निशान आ गया, इसका मतलब है एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट नहीं पता मुझे, और एबनॉर्मल गेन जिसने पीएलएस में जाना, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में जाना है इनकम के तौर पे, इसकी भी कॉस्ट मुझे नहीं पता। तो यहाँ अब आप वर्किंग नंबर 2 करेंगे। वर्किंग 2 आपकी दोबारा वही होगी, क्या नाम है उसकी, एबनॉर्मल लॉस गेन का कोई इंपैक्ट इस पे नहीं आएगा। तो आपका फॉर्मूला भी वही रहेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट। टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट ये है, ये जो ऊपर नहीं लिखी हुई ये है टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है, इनपुट यूनिट्स। वो कौन से होंगे, जो इसके साथ ये वाले लिखे हुए हैं। एबनॉर्मल गेन जस्ट एन एडजस्टमेंट, आपने इनपुट उसको काउंट करना है, वो जो ऊपर टोटल नजर आ रहा है, ये एबनॉर्मल गेन से ऊपर वाली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। एबनॉर्मल गेन भूल जाए है कि नहीं है, माइनस क्या करना है ऊपर, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, और नीचे क्या माइनस करने हैं, ओहो सॉरी, नॉर्मल लॉस के। ये जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी आपकी, इस कॉस्ट पर यूनिट से अब आपने क्या करना है, अपने एक्चुअल आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, और एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट निकालनी है, यानी वैल्यू। तो आ जाएं जनाब, कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पे, हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स, ये आ जाएगी। उसके बाद इधर एबनॉर्मल गेन में भी यही हरकत होगी। चलो ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन में भी ऐसे ही होगा, कॉस्ट पर यूनिट इनटू एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स। लें जी, ये अब आपका प्रोसेस अकाउंट मुकम्मल हो जाएगा। अगर एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 1 में भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। ये एक्चुअल आउटपुट जो है, ये जो एक्चुअल आउटपुट है, अगर आपकी प्रोडक्ट 2 प्रोसेस से बनती है तो ये इसके आगे लिखा जाता है ट्रांसफर टू स्टोर रूम। ट्रांसफर टू, ये चीजें मुकम्मल होकर स्टोर में चली गई हैं, अब इसने अगले प्रोसेस में नहीं जाना। अगर 2 प्रोसेस में काम होता है, अगर आपके 3 प्रोसेस में काम होता है तो तीसरे प्रोसेस में जाके ये लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर रूम। ट्रांसफर टू स्टोर का मतलब चीजें मुकम्मल होकर स्टोर में चलेंगी। ये प्रोसेस अकाउंट फैक्ट्री में बनते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट डिपार्टमेंट 1 का है, प्रोसेस 2 अकाउंट डिपार्टमेंट 2 का है। चलो बस आज इतना ही, प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी इसके अंदर एंट्रीज भी हैं, वो अभी नहीं बतानी, पहले हम इसकी करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, फॉर्मेट को छापेंगे। मसला सिर्फ इसमें ये है कि अब नॉर्मल लॉस आना है कि अब नॉर्मल गेन। ये वाली कैटेगरी तो बड़ी आसान है। असल कैटेगरी जो है वो कैटेगरी 3 है। आपने रिवाइज ही कैटेगरी 3 मेन करनी है। इसका तो एक आधा सवाल कर लीजिएगा इस कैटेगरी का जो ये मैंने कराई है, एक आधा सवाल करें, और फॉर्मेट आपके हाथ में होना चाहिए। फॉर्मेट आपके, जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो प्रिंटर के एक सफे पे फॉर्मेट लिखा हो आपने कैटेगरी 1 का। 4 कैटेगरीज हैं तो 4 के 2 सफे इस्तेमाल करने हैं आपने प्रिंटर के, ठीक है। तो एक प्रिंटर का सफा ले जिसकी फ्रंट साइड पर दोनों प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट बने हो। क्या बने हो, नीट एंड क्लीन। नहीं समझ आई, हाँ सही लिख रहे हैं, और कैसे प्रिंटर से निकाल लें, सफा प्रिंटर का लेना है, लेकिन लिखने हाथ से है, बिल्कुल जैसे ये मैंने नहीं लिखा, सेम ऐसे ही पप्पू सा करके आपने अपने हाथों से लिखना है, ताकि जब आप सवाल करें तो आपके सामने फॉर्मेट और आप उधर से उठा उठा के क्या छापा कर लगाई जाए, ठीक है। चलो बस, ओके, अल्लाह हाफिज़। मंडे को क्लास नहीं है, ट्यूसडे को क्लास नहीं है, वेडनेसडे को क्लास नहीं है, टेस्ट है। और टेस्ट का टाइम क्या है यार, वो शेर अली से पूछ के आओ, सर कह रहे हैं टेस्ट का टाइम क्या रखना है। 9 से 12 एफआर का टेस्ट तो नहीं है किसी का मंडे को, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को खुद वाले दिन है। एफआर का टेस्ट तो ट्यूसडे को है, तो मैं एफआर कितने बजे, R2 का कब है, मैं बुध ना पूछना पड़ा, बुध को टैक्स है, हाँ एमएफए का है, एमएफए तो इनमें से किसी का भी नहीं है। अच्छा, और कंपनी लॉ है किसी का, टैक्स, किधर टैक्स एक, और
2 और कितने बजे हो टैक्स का? तो बात ठीक है, ये बच्चे फिर बाद में दे दीजिएगा आप, क्या नाम है, टैक्स वाले बच्चे, बाकी सुबह दे दें 9 से 12, ठीक है। जिनका टैक्स अब मसला ये ना 2 है, नहीं तो मंडे को दे दे। मंडे को किसी का क्यों नहीं है? मैंने वो मसला पाया है गोंगलू, कॉस्ट का तो वो इसीलिए ना, फिर कॉस्ट का तो कॉस्ट के साथ दे देंगे, लेकिन अगर बुध वाले दिन रखते हैं, इन्होंने फरमाइश की थी सर जी आगे कर दे, तैयारी करनी। अब मैं फरमाइश मननी थी, उनका खप खाना पै गया। अब आप फैसला करें, बताएं जी मंडे को कितने लोग चाहते हैं, वो कितने लोग हैं जो कहते हैं मंडे को टेस्ट हो? 1 मिनट गिन लेने दो, कितने लोग हैं मंडे को? नहीं और खाली नहीं हाँ जी, कितने लोग हैं जो कहते हैं मंडे को हो? 1 2 3 4 5। तो जो बाद में बुध वाले दिन वाली पार्टियां कितनी है? बुध वाले दिन और तुसी कितने भी नहीं हो, पिछला मेल है हैं? नहीं आप टेस्ट ही नहीं चाहते, क्यों? टेस्ट ना देता तो डॉगी डॉगी हो जानी, मैं दस दिया कोई रिकॉर्डिंग बंद हो बच्चे बाद में कहेंगे ना ऐसे उस्ताद।